नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम स्टाइल के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों क्या है कि आज के ज़माने में कंपटीशन की इस दौर में मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। जिसने कड़ी मेहनत की है, हद से ज़्यादा अपने आप को सींचा है, वही आदमी कंपटीशन को फाइट कर पाता है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और मेहनत करते रहिए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा था कि सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। इसी के साथ आज की वीडियो में आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आइए, और क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है दोस्तों, चलो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, इसको इधर ले लेते हैं। हाँ दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की जो संभावना है वह बढ़ती है या घट जाती है या तटस्थ रहती है या अनवरत रहती है, ये आपको बताना है। अपशब्द यदि बच्चा बोलता है तो बालक की जो पिटाई यदि अपन कर देते हैं तो उसके द्वारा उसको पिटाई करने पर अनुक्रिया की जो संभावना है वो घट जाती है या बढ़ जाती है या तटस्थ रहती है या अनवरत रहती है। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक सिद्धांत मैं बताता हूँ। सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है, जो स्किनर साहब ने दिया था। इन्होंने दो प्रकार के उद्दीपक बताए थे अपने जीवन में, पुरस्कार और दंड। और इन्होंने एक प्रयोग भी किया था चूहे पर। इन्होंने इस प्रयोग में बताया था कि यदि अपन किसी बालक को, उदाहरण भी दिया था एक बालक का, कि यदि किसी बालक को पुरस्कार दिया जाता है तो उसकी अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती है, और यदि किसी बालक को दिया जाता है तो अनुक्रियाओं की संभावनाएं घट जाती है। तो यहाँ पर यही है, यदि आप सोचो, यदि एक बालक है, उसको टीचर ने होमवर्क दिया और होमवर्क करने के लिए बालक को दिया, और बालक क्या है, होमवर्क करके नहीं लाता है। यदि टीचर बालक को मारता है तो पिटाई करता है टीचर, तो बालक क्या है, धीरे धीरे एक ढीठ सा हो जाता है। मतलब वो ही सोचता है कि मारी तो पड़ेगी, तो वो होमवर्क और कम करने लग जाएगा, मतलब होमवर्क करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अपशब्द बोलने पर और बालक की पिटाई करने से, मतलब दंड जो उत्प्रेरक होता है, उससे अनुक्रियाओं की संभावनाएं क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको ये सिद्धांत याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि अपशब्द बोलने पर या बालक की पिटाई करने पर अनुक्रियाओं की संभावनाएं क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि दंड जो उत्प्रेरक होता है उससे अनुक्रियाएं जो होती है, अधिगम जो होता है वो घटता है। ठीक है दोस्तों, और स्किनर साहब का जो प्रयोग है एक बार देख लेना। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते रहते हैं और क्वेश्चन का जवाब तभी दे पाओगे दोस्तों जब आप लोगों ने सिद्धांत को ध्यान से पढ़ा होगा। बिना सिद्धांत के ध्यान से पढ़े सिर्फ आप तुक्का लगा सकते हो, और तुक्का हमेशा सही नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्लेक्सिया है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्लेक्सिया। आपने पठन विकार पढ़ा होगा कि डिस्लेक्सिया जो है एक पठन विकार है। अधिगम से संबंधित जो कठिनाइयाँ हैं इसमें पढ़ी होगी। डिस्लेक्सिया क्या था? एक पठन विकार था। इसमें बालक जो है शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है कि जैसे प को फ पढ़ लेगा, व को ब पढ़ लेगा, क को ख पढ़ लेता है, तो इस प्रकार से वो शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है। तो डिस्लेक्सिया क्या है? पठन विकार है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शन यदि ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन आप सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाले मिलेंगे आपको, तो थोड़ा सा बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर अ है प तथा फ में अंतर करना। अब प तथा फ में अंतर यदि बालक कर पा रहा है तो क्या वह विकार है, कोई बीमारी है उसको, कोई पठन विकार है उसको? नहीं हो सकता, क्योंकि वह अंतर कर पा रहा है उसमें। ठीक है, व तथा ब में अंतर न करना। न करना मतलब यहाँ पर वह अंतर नहीं कर पा रहा है। अंतर नहीं कर पा रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि अंतर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कुछ विकार है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना आंसर हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना साइकोलॉजी में बिना चारों ऑप्शन पढ़े आंसर कभी भी टिक मत करना, ये हमेशा याद रखना। फिर स ऑप्शन क्या है, प तथा फ व ब तथा व में अंतर करने में कठिनाई अनुभव न करना। न करना, कठिनाई अनुभव नहीं कर पाता है, इसका मतलब वो कर सकता है आसानी से, अंतर आसानी से कर सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। पठन वैकल्य करने में कठिनाई अनुभव न करना, यहाँ पर भी कठिनाई अनुभव नहीं कर रहा है, इसका मतलब सही से कर पाएगा। तो यहाँ पर डिस्लेक्सिया तो क्या था? पठन विकार था, जिसमें बालक जो है वह शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पे व तथा ब में अंतर नहीं कर पाना, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? व तथा ब में अंतर नहीं कर पाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव के प्रयोग में भोजन है। ये सबको पता होगा, पावलोव के प्रयोग में एक तो भोजन था, एक घंटी थी, और पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था अपने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में, या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत बोलो या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलो। इसमें जो है भोजन और घंटी दो चीज़ें आपने पढ़ी होगी। भोजन तो था अनानुबंधित उद्दीपक, मतलब इसके साथ अनुबंधन नहीं बना था। जिस उद्दीपक के साथ अनुबंधन नहीं बना था वह तो क्या था? अनानुबंधित उद्दीपक, मतलब अनानुबंधित उद्दीपक। और इसको अनकंडीशनिंग स्टिमुलस भी बोलते हैं। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस का मतलब हो गया यूसीएस, यूसीएस इसको बोला जाता है। तो भोजन जो था वह अनुबंधित उद्दीपक था, और जो घंटी जो थी वह अनुबंधित उद्दीपक सीएस थी। ठीक है दोस्तों, तो भोजन तो क्या था? भोजन था अपना, मैं लिख देता हूँ, भोजन तो था यूसीएस, और घंटी जो थी वह क्या थी? सीएस थी। घंटी क्या थी? सीएस थी, और भोजन क्या था? यूसीएस था, ये ध्यान रखना। तो पावलोव के प्रयोग में जो भोजन था वह अनुबंधित उद्दीपक था। अब ऑप्शन देखते हैं। अनुबंधित उद्दीपक बी ऑप्शन में है, अनुबंधित उद्दीपक। स ऑप्शन है अनुबंधित अनुक्रिया, और द ऑप्शन है अनुबंधित अनुक्रिया। यहाँ पर दोनों स और द दोनों ही सेम आ गए हैं, कोई बात नहीं, दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा अनुबंधित उद्दीपक, ये अपना राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर है क्या? अनुबंधित उद्दीपक। दोस्तों जहाँ तक मैं आप लोगों को बताता हूँ वहाँ तक आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ आंसर को। मैं हालांकि आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता हूँ क्वेश्चन का आंसर देने का। क्या है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सक्रिय
एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझ करके और आंसर देना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है। यदि विद्यार्थी सक्रिय है और आक्रामक उसकी अभिवृत्ति है तो विद्यार्थी सीखेगा। तीव्र गति से सीखता है, मंद गति से सीखता है, सामान्य गति से सीखता है या सभी प्रकार से सीखता है। तो बताइए दोस्तों, किस प्रकार से सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं आपको इसका डिटेल से बताऊँगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ। तीव्र गति से, मंद गति से, सामान्य गति से, सभी प्रकार से। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसका आंसर है तीव्र गति से। सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी जो है वो तीव्र गति से सीखता है। और कैसे सीखता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने एक थांडाइक का सिद्धांत में तत्परता का नियम पढ़ा होगा। किसका? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम जो था या तैयारी का जो नियम था, उसमें थांडाइक ने बताया था कि यदि बालक किसी चीज को सीखने के लिए तैयार है, यदि सीखने में उसकी रुचि है, तो बालक सीखता जल्दी है, जल्दी और अच्छा अधिगम कर पाता है, अधिगम जो है और बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर तत्परता के नियम का ही क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी जो है वो किस प्रकार से सीखता है। तो सीधी सी बात है, यदि बालक सक्रिय रहेगा, तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा, तो वह आक्रामक भी होगा। जैसे मान लो आपकी रुचि है कि आपको पनीर खाना पसंद है, आपको पनीर खाना पसंद है, तो आप जहाँ भी आपको पनीर खाने को मिलेगा तो एकदम से टूट पड़ोगे उसके ऊपर, एकदम से आक्रामक हो जाओगे। तो सक्रिय यदि रहेगा बालक तो वो आक्रामक भी रहेगा। और ये दोनों अभिवृत्ति होने पर बालक जो है वो जल्दी सीखेगा, तीव्र गति से सीखेगा। तो यहाँ पर तत्परता के नियम के अनुसार आंसर क्या होगा? तीव्र गति से बालक सीखता है। जो थांडाइक के सिद्धांत का मुख्य नियम में सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम, उसके अनुसार ये आंसर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीव्र गति से बालक सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को, ये भी बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी समझेंगे। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर दीजिए। परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को घटाता है, रोक देता है, आगे बढ़ाता है या कुछ नहीं कर पाता है? परिणाम का ज्ञान जो है वो सीखने की गति को क्या करता है? घटाता है, रोक देता है, आगे बढ़ाता है या कुछ नहीं करता? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों इसका आंसर है स, ऑप्शन नंबर स, आगे बढ़ाता है। परिणाम का ज्ञान जो होगा वो सीखने की गति को आगे बढ़ाता है। क्योंकि परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को आगे इसलिए बढ़ाता है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। आप देखो, यदि आपको किसी चीज़ के बारे में उसके परिणाम का ज्ञान है, कोई काम आप कर रहे हो और आपको पता है कि यहाँ ऐसे होने पर ये गलती हो जाएगी, आपको गलतियों की संभावनाओं का पता है, परिणाम का ज्ञान पता है कि यदि मैं रीट में पास होना है मुझे तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और यदि मैं कम पढ़ूंगा तो रीट में पास नहीं हो पाऊंगा। तो परिणाम का ज्ञान आपको पहले से पता है, तो आप क्या करोगे? सीखने की गति को आगे बढ़ा दोगे। तो सीखने की गति क्या होती है? परिणाम का ज्ञान होने से सीखने की गति आगे बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर स है वह अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक देना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को सिर्फ इतना सा करना है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक करना है। इससे हमारे को आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें और भी वीडियो बनाने का जो है प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति में क्रमशः, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति में क्रमशः क्या होता है? तेजी आ जाती है, मंदी आ जाती है, सामान्य हो जाती है या कोई नहीं? तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जब आप छोटे होंगे और छोटे से जब बड़े होंगे, मतलब आप बाल्यावस्था में हो, 6-7 साल के हो, और फिर 6-7 साल से आप 18 साल के हो गए, तो 18 साल के होने पर आपके सीखने की गति क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि आप अच्छी चीज़ों को जान पाओगे, आपका अनुभव जो है वो तेज ज़्यादा हो जाएगा। तो सीखने की गति में क्या होती है दोस्तों? तेजी आ जाती है। बाल्यावस्था में से जब किशोरावस्था तक सीखने की गति में क्या होता है? तेजी आ जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ, तेजी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है। व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है। सीखना, अधिगम, लर्निंग, सभी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना कि अधिगम जो है एक प्रक्रिया है, न कि क्रिया। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि अधिगम है एक मानसिक प्रक्रिया, एक मानसिक क्रिया, एक सामाजिक क्रिया, एक भौतिक क्रिया, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन थे, ध्यान से सुनना। अधिगम है और ऑप्शन में क्या था? मानसिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, भौतिक क्रिया, और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत दिमाग वाले जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया कि मानसिक क्रिया को टिक कर दिया। अब क्वेश्चन था कि अधिगम है और ऑप्शन थे अलग अलग, मानसिक क्रिया, और सबने सोचा भी मानसिक क्रिया तो है और मानसिक क्रिया को टिक करते चले गए, लेकिन उसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। अब जवाब इसका इनमें से कोई नहीं क्यों हुआ, इसका आंसर ये क्यों हुआ, इसके बारे में सुनो दोस्तों। अधिगम एक प्रक्रिया है और सबको पता है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन ऑप्शन में क्या था? मानसिक क्रिया। तो अधिगम क्रिया नहीं है, अधिगम क्या है? प्रक्रिया है। तो यहाँ पर याद रखना, एक और क्वेश्चन आपका क्लियर करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम एक प्रक्रिया है, यदि आपको मानसिक क्रिया दिखे तो गलत होगा वो आंसर, और मानसिक प्रक्रिया है ऑप्शन में तो मानसिक प्रक्रिया ही राइट आंसर होगा। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है सीखना, अधिगम, लर्निंग, सभी। तो आपने देखा सीखना भी क्या है? अधिगम का ही एक पर्यायवाची शब्द है, और लर्निंग भी क्या है? इसका इंग्लिश शब्द है। तो तीनों ऑप्शन सेम आ गए, तो ऑप्शन नंबर द जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर द। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, और इसके साथ मैंने आप लोगों को एक अच्छा क्वेश्चन बताया है, तो ध्यान से मनोयोग के साथ आप मुझे सुनोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बहुत अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक बालक गर्म स्टोव को छूता है जिससे उसका हाथ जल जाता है, तो जिससे दोबारा वह उस स्टोव को नहीं छूता है, तो बालक का यह व्यवहार कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये जो व्यवहार है बालक का वो कौन से सिद्धांत के अनुसार है, और ये व्यवहार जो है वो बालक का क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक बालक यदि गर्म स्टोव को छूता है और उसका हाथ उससे जल जाता है, तो वो दोबारा उसको छूने से भी डरने लग जाता है। इसका मतलब उसके क्या हो गया? उसे यह अधिगम हो गया है कि इस स्टोव को छूने से, गर्म स्टोव को छूने से हाथ जल जाता है, ये उसे ज्ञान हो गया। और जहाँ पर ज्ञान हो जाता है, जहाँ पर सीखना हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? अधिगम हो जाता है। तो ये जो व्यवहार है बालक का वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ये जो व्यवहार है वह किस सिद्धांत के अनुसार है दोस्तों। तो ये जो व्यवहार है दोस्तों वह आपने पढ़ा होगा पावलोव। पावलोव का जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत?
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जिसमें प्रयोग कुत्ते पर किया गया था, तो वह जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार ये कथन दिया गया है। तो इस कथन से संबंधित यदि सिद्धांत पूछ ले तो पावलोव का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है। और यदि ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो बालक है उसे क्या हो गया है, अधिगम हो गया है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई उसे तो छूने पर गर्म का होने का एहसास हुआ है, ऐसा सोच करके अनुभव हुआ है, तो अनुभव ऑप्शन को टिक कर देंगे। यहाँ पर अपन को अनुभव की बात नहीं बतानी है, अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान में अधिगम एक पूरी सेपरेट यूनिट है और उसके बारे में अधिगम के सिद्धांत से ही ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तो मैं टिक कर देता हूँ दोस्तों बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन हो सकता है सारे गलत हो और हो सकता है साइकोलॉजी में ऑप्शन सारे ही सही हो, तो अपन को ज़्यादा भार वाले ऑप्शन को टिक करना है। अधिगम नहीं है, वृद्धि, परिवर्तन, बिना अभ्यास व अनुभव के व्यवहार में परिवर्तन, उक्त में से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि यदि बालक में सीखने की गति में वृद्धि होती है या कोई चीज़ सीख जाता है, नई चीज़ों का ज्ञान उसे हो जाता है, तो उसके ज्ञान में यदि वृद्धि हो रही है तो वो भी क्या होगा, अधिगम होगा। तो अधिगम नहीं है ये टिक करना है, अधिगम है उसको टिक नहीं करना है। तो वृद्धि होना अधिगम में आता है। परिवर्तन, यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो अधिगम है। किसी भी चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा बालक का तो परिवर्तन जो है वो अधिगम में आता है। लेकिन बिना अभ्यास व अनुभव के व्यवहार में परिवर्तन जो है वह अधिगम में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि अभ्यास व अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है वो अधिगम होता है। गेस्ट व अन्य उसके जो साथी थे उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि अभ्यास व अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। बिना अभ्यास व बिना अनुभव के यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे कि दवाई के कारण, बीमारी के कारण और किसी गुस्से के कारण, तो तनाव के कारण, तो ये जो बीमारी, दवाई, इनके कारण यदि व्यक्ति के व्यवहार में यदि परिवर्तन होता है तो उसे अधिगम में शामिल नहीं किया जाता। ध्यान देना दोस्तों, किसी भी दवाई, बीमारी या तनाव के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अधिगम में शामिल नहीं किया जाता। अधिगम में सिर्फ अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर स जो है वह इसका राइट आंसर होगा। तो मैं टिक कर देता हूँ ऑप्शन नंबर स। ऑप्शन नंबर स जो है वह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया है। व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया है अनुमानित प्रक्रिया, निष्पादित प्रक्रिया, उक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अनुमानित प्रक्रिया है या निष्पादित प्रक्रिया है या दोनों ही है या दोनों में से कोई नहीं है। व्यक्ति का बाहरी व्यवहार, बाहरी व्यवहार का मतलब हो गया जैसे मैं आपसे मिला तो आपने मेरे साथ किस प्रकार के व्यवहार किया, ये आपका बाहरी व्यवहार है। तो जो बाहरी व्यवहार है वह अनुमानित है या निष्पादित है या दोनों है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ऑप्शन को और ध्यान से पढ़ो। अनुमानित कैसे हुआ? जब कोई चीज़ सामने हो रही है, कोई चीज़ सामने मैं आपसे मिला और आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वो बाहरी व्यवहार है, तो अनुमानित थोड़ी है। वो तो प्रेजेंट में चल रहा है, वो तो सामने दिख रहा है, तो अनुमानित तो हुआ नहीं। तो अनुमानित प्रक्रिया तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे अनुमानित प्रक्रिया जो है वो ऑप्शन गलत है। ठीक है। अब दूसरा जो है निष्पादित प्रक्रिया। अब यही बचा उक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो या तो ब आएगा या द आएगा, दोनों में से कोई नहीं। उक्त दोनों तो आएगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब दोनों में से कोई नहीं, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि बाहरी व्यवहार यदि किया जा रहा है तो वहाँ पर निष्पादन हो रहा है।
सीखे गए ज्ञान से निष्पादन किया जा रहा है, तो निष्पादित प्रक्रिया है। याद रखना कि बाहरी व्यवहार जो है वो कौन सी प्रक्रिया है, निष्पादित प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा अपना वो क्या होगा दोस्तों, निष्पादित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ब जो होगा वो आज राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।